गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोल देते हैं इसको हम। तो न्यूटन का तीसरा लॉ जो था, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगाता है। तो न्यूटन ने स्टेटमेंट दिया है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने ये थर्ड लॉ दिया है कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। और एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होता है बट डायरेक्शन उनकी क्या होगी, अपोजिट होगी। और एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं, मान लो ये इसके ऊपर एक्शन लगाता है तो ये क्या देगा, रिएक्शन फोर्स। ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं, ए और बी। मीनिंग ए अगर एक्शन लगाएगा तो बी क्या देगा, उसका रिएक्शन फोर्स देगा। तो मीनिंग एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगते हैं, इसलिए कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। They do not cancel each other because action and reaction force act on different objects या different bodies। दो अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर लगते हैं। जैसे अगर हम एक टेबल लें, मान लो कोई भी टेबल है ये, और टेबल के ऊपर जो है एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना एक्शन फोर्स लगाएगा। इसका जो वेट है वो टेबल के ऊपर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल वेट। तो ये वेट जो है ये एक तरह का एक्शन फोर्स है, ये क्या फोर्स ऑफ एक्शन। जबकि ये जो टेबल है ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जो कि क्या आएगा, रिएक्शन फोर्स। यानी कि एक्शन और रिएक्शन जो है अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और रिएक्शन फोर्स जो है हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री पर लगता है। मान लो जिस सरफेस पे हमने एक्शन लगाया हुआ है, तो ये जो सरफेस है, टेबल जो है, टेबल के सरफेस जो है इसके साथ हमेशा कैसे लगेगा, रिएक्शन फोर्स 90 डिग्री पर लगेगा। ये याद रखना आपको। कुछ एग्जाम्पल गिवन है जहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है। एग्जाम्पल, आप डेली लाइफ में भी देखते हो, कई बार आप बॉल फेंकते हो दीवार की तरफ तो बॉल वापस आपके पास आ जाती है। दीवार पर बॉल फेंक कर मारी आपने और बॉल आपके हाथ में वापस आ जाती है। क्यों आ जाती है बॉल वापस? मान लो एक दीवार यहाँ पर है और आप इसके ऊपर एक बॉल हिट करते हो तो बॉल टकराएगी और वापस आपके हाथों में आ जाती है। ऐसा क्यों है? तो फर्स्ट केस हमारा है ए बॉल, एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं हम थर्ड लॉ के। ए बॉल rebounds after striking against a floor। यानी कि फ्लोर पर या वॉल भी कह सकते हो, स्ट्राइक करने के बाद वापस हमारे हाथ में आ जाती है। जैसे हम मान लो ये कोई फ्लोर है और एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं हम, तो बॉल वापस कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, रीबाउंस हो जाती है। क्यों हो जाती है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ।
when ball strike against the floor it exert a force on the floor। मीनिंग क्या है, जब बॉल ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी when ball strike against a floor it exert एक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑफ एक्शन या एक्शन फोर्स। द फ्लोर exerts an equal and opposite force। और जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे उसको हम, रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉल। ड्यू टू दिस रिएक्शन द बॉल बाउंस। बॉल जो है वो रीबाउंड क्यों करती है, रिएक्शन फोर्स की वजह से। तो मीनिंग जो बॉल रीबाउंड होकर हमारे हाथ में वापस आ जाती है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स। और भी एग्जाम्पल हमारे पास है, हम डिस्कस करते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। देखो ये देखिए, पहले वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। ग्राउंड पर जब कोई पर्सन मूव करता है तो पर्सन जो जब ग्राउंड पर मूव करेगा, व्हेन ए पर्सन वॉक ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड को पुश करेगा अपने पैरों से पीछे की तरफ। तो यानी कि प्रेसिंग जो फोर्स है वो एक्शन फोर्स लगाया ग्राउंड पर। और जबकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से पर्सन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट जो केस गिवन है, हाउ डू वी स्विम। हम कैसे स्विम करते हैं, हम तैरते कैसे हैं। तो वाइल स्विमिंग स्विमर पुशेज द वाटर बैकवर्ड विद हिज हैंड्स। जब स्विम करते हैं, तैरते हैं हम पानी के अंदर, तो पानी को पीछे की तरफ हम जो है क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्शन फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो वाटर जो है वो रिएक्शन फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और पर्सन क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, ए बोटमैन पुशेज द रिवर विद ए बैम्बू पोल टू टेक हिज बोट इनटू द वाटर, इनटू द रिवर। यानी कि बोटमैन जब रिवर के अंदर अपनी रिवर बैंक लिख लो यहाँ पे, रिवर बैंक। तो मीनिंग बैम्बो स्टिक के साथ जो है बैंक के ऊपर, रिवर के किनारे के ऊपर फोर्स लगाता है। तो ऐसा क्यों करता है वो, ताकि उसकी बोट पानी के अंदर चली जाए, रिवर के अंदर चली जाए। जब वो ग्राउंड को पुश करेगा तो ग्राउंड के ऊपर जो है, यानी कि रिवर बैंक के ऊपर जो है वो क्या लगाएगा, बैम्बू पोल के साथ एक्शन फोर्स लगाएगा। जबकि रिवर बैंक जो है वो ऑफर करेगा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से उसकी बोट जो है, मान लो बोट जो थी यहाँ से एक बैम्बू के साथ उसने किनारे पे फोर्स लगाया, तो इसने बोट के ऊपर फोर्स लगाया और बोट जो है वो वाटर के अंदर मूव कर जाती है। तो मीनिंग ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो नेक्स्ट केस हमारे पास है रिकॉइल ऑफ ए गन। मीनिंग जब कोई भी गन हमारे पास है, गन से हम बुलेट फायर करते हैं, बुलेट हमारी आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन उसी टाइम जब बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी, गन ने लगाया बुलेट पर एक्शन फोर्स, तो बुलेट जो है वो गन के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बुलेट किधर मूव करती है, पीछे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आ गया। तो व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, force is exerted on the bullet, force of action
is exerted on the bullet by a spring in the gun। देखो स्प्रिंग होता है गन के अंदर, एक स्प्रिंग होता है जो कि फोर्स लगाता है। एंड द बुलेट एक्सिलरेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो उसी टाइम पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है गन के ऊपर कौन एक्सर्ट करेगी? बुलेट। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द बुलेट विल एक्सर्ट an equal and opposite फोर्स, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन ऑन द गन। और गन किधर मूव करेगी? द गन विल मूव बैकवर्ड। इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इस बैकवर्ड मोशन को ही बोलते हैं हम रिकॉइल ऑफ ए गन। ठीक है, इस बैकवर्ड मोशन को क्या बोलेंगे हम? रिकॉइल ऑफ ए गन। बैकवर्ड मोशन ऑफ गन is known as recoil of a gun। इसको हम रिकॉइल ऑफ गन बोलते हैं। अब देखो, लेकिन गन की जो स्पीड है वो कम होती है जबकि बुलेट की स्पीड ज़्यादा है। गन की बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कम इसलिए है क्योंकि उसका मास जो होता है वो बुलेट का मास कम है, और जबकि गन का मास जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कंजर्वेशन के अंदर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे जब, उसके अंदर इस टॉपिक को दोबारा करेंगे। तो मीनिंग गन, रिकॉइल ऑफ गन का मीनिंग क्या है? भी जब हम बुलेट फायर करते हैं, बुलेट तो आगे की तरफ मूव करते हैं जबकि गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। और क्यों मूव करती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से, ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो नेक्स्ट हमारा गिवन है मोशन ऑफ रॉकेट और जेट एरोप्लेन कर सकते हैं हम। मोशन ऑफ रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन। मीनिंग जो रॉकेट होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। आपने दिवाली पे उड़ाए भी होंगे रॉकेट। देखो यहाँ पीछे से रॉकेट के जो है, जो एग्जॉस्ट होता है, यहाँ से गैसेज निकलती है बाहर की तरफ। जब ये गैसेज जो है बाहर की तरफ आती है तो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है ऐसे। तो ये क्यों मूव करता है? ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से मूव करता है। इंजन जो होता है एरोप्लेन का या रॉकेट का, वो हॉट गैसेज को बाहर की तरफ पुश करता है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता है? एक्शन फोर्स लगाता है। जबकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इंजन ने गैसेज के ऊपर फोर्स लगाया नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसने लगाया? इंजन ने लगाया। जो रॉकेट के अंदर इंजन है या एरोप्लेन के अंदर इंजन है। तो गैसेज भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाएगी किस डायरेक्शन में? अपोजिट में, यानी कि ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये किसकी वजह से है? न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से है। ठीक है, तो चलो लिख देता हूँ इसको भी मैं। इंजन एक्सपेल्स
या इंजन एक्सर्ट एक्शन फोर्स ऑन द gases इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। रॉकेट का केस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, gases will exert reaction force in upward direction, और रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। एक और हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। वाई ए फायरमैन स्ट्रगल टू होल्ड ए होज पाइप। तो फायरमैन कौन होता है? आग बुझाने वाले। होज पाइप जो होता है, जो टैंकर होता है, टैंकर का जो में से जो पानी बाहर आता है होज में से, पाइप को जो पकड़ के रखते हैं फायरमैन, तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। उसको पकड़ के रखने के लिए उसको जो है उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों जोर से पकड़ के रखना पड़ता है? क्योंकि जब होज पाइप में से मान लो ये होज पाइप हमारी है, इसमें से वाटर बाहर आएगा, तो ये वाटर जो है होज पाइप के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से पाइप जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगी। तो इसको एक जगह पे होल्ड रखने के लिए फायरमैन को स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़े एफर्ट करने पड़ते हैं उसको। तो ये क्यों है? बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी का जो बहाव है, रसिंग थ्रू द होज पाइप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीनिंग पानी जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद अ लार्ज स्पीड। बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पानी बाहर की तरफ आता है और एक्सर्ट करेगा। क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द होज पाइप in backward direction। जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। इस रिएक्शन फोर्स की वजह से होज पाइप जो पीछे की तरफ मूव कर जाती है और फायरमैन को स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको स्ट्रांगली जो है पाइप को रेस्ट पे रखने के लिए। ठीक है, तो हमने ये कुछ एग्जांपल्स किए हैं जहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है। आप भी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो और न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ कहाँ पर यूज होता है। घर पे देख सकते हो आप अपने। तो कुछ एक्टिविटी ऐसी ऑब्जर्व करो जहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है और उसको अपनी कॉपी में राइट करने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच।